विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हम सांख्यिकी के कार्यों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम सांख्यिकी के महत्व एवं उसकी सीमाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं सांख्यिकी का महत्व। प्राचीन युग में जो सांख्यिकी है उसको राजनीतिक अंकगणित यानी पॉलिटिकल अर्थमेटिक कहा जाता था, क्योंकि उस समय उसकी उपयोगिता राज्य तक ही सीमित थी। परंतु सभ्यता के विकास के साथ साथ इस विज्ञान का क्षेत्र भी बढ़ता गया और आजकल सामाजिक और प्राकृतिक सभी प्रकार के विज्ञानों की विभिन्न समस्याओं के तर्कपूर्ण विवेचन में सांख्यिकी का अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। आधुनिक सांख्यिकी को यदि हम मानव कल्याण का गणित यानी अर्थमेटिक ऑफ ह्यूमन वेलफेयर कहा जाए तो भी किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इसका जो सबसे पहला जो महत्व है वो शासन प्रबंध के अंतर्गत, शासन प्रबंध को ठीक प्रकार से चलाने के लिए सांख्यिकी का उपयोग अति प्राचीन काल से होता रहा है। परंतु आजकल राज्य के कार्यों में आशातीत वृद्धि होने के कारण समंकों की उपयोगिता और भी अधिक बढ़ गई है। वर्तमान राज्य केवल एक सुरक्षा राज्य न होकर के एक कल्याणकारी राज्य बन गया है और उसके कल्याणकारी कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने में सांख्यिकी का और भी अधिक महत्व हो जाता है। इसलिए हम समंकों को शासन प्रबंध के नेत्र कहते हैं। तो अगर 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है शासन प्रबंध के नेत्र कौन है, तो शासन प्रबंध के नेत्र सांख्यिकी है। दूसरा इसका महत्व है आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में। आजकल संसार के सभी राष्ट्र, चाहे वो विकासशील हो, चाहे विकसित हो, चाहे अल्प विकसित हो, सभी देश आर्थिक नियोजन को अपनाते हैं। किसी देश की आर्थिक योजना का निर्माण वहाँ पर उपलब्ध साधनों, मुख्य समस्याओं और आवश्यकताओं से संबंधित जो प्रचुर मात्रा में सांख्यिकी सामग्री है उसके बिना असंभव है। पर्याप्त और विश्वसनीय संबंधों के आधार पर ही योजना निर्माता जो होते हैं देश में उपलब्ध प्राकृतिक व मानवीय संसाधन, पूंजी, राष्ट्रीय आय आदि की ठीक जानकारी प्राप्त करते हैं और आंकड़ों से ही इस बात का पता चलता है कि देश की अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन आवश्यकताएं क्या क्या है तथा किन किन समस्याओं को प्राथमिकता दी जाए। इन सब तथ्यों के आधार पर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं तथा उनको प्राप्त करने के लिए उपयुक्त वित्तीय साधनों के सांख्यिकीय अनुमान लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार समंक योजना निर्माण की आधारशिला होता है। योजना की प्रगति का मूल्यांकन भी सांख्यिकीय विधियों के द्वारा ही किया जाता है। जैसे हम ये पता लगा सकते हैं कि महानरेगा या मनरेगा, जो महात्मा गांधी नरेगा है, ये योजना कितनी सफल हुई है या नहीं हुई है, ये हम आंकड़ों और सांख्यिकीय विधियों के माध्यम से पता लगा सकते हैं। और समंकों के माध्यम से हम ये भी पता चल सकता है कि किन किन क्षेत्रों में योजना के निर्दिष्ट लक्ष्य यानी जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए थे वो हमें प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए हैं और किन में जो है प्रस्तावित गति से विकास नहीं हो पाया। विकास की धीमी गति के क्या कारण रहे हैं, योजना विफल रही है तो क्यों रही है। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि समंकों के बिना आर्थिक नियोजन पतवार और दिशा सूचक यंत्र रहित जहाज की भांति होता है। यानी एक ऐसा जहाज जिसमें पतवार भी नहीं हो और दिशा सूचक यानी नॉर्थ बताने वाला एक सूचक होता है, कंपास बोलते हैं, अगर वो नहीं हो तो वो भटक जाता है। तो जिस प्रकार पतवार और दिशा सूचक यंत्र के बिना जहाज पथभ्रष्ट और दिग्भ्रमित होने की संभावना रहती है, उसी प्रकार से पर्याप्त व यथार्थ मात्रा में समंकों के बिना आर्थिक योजना के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना लगभग असंभव होता है। तो निसंदेह बिना समंकों के आर्थिक नियोजन अंधकार में छलांग लगाने के समान होता है। भारत में समंकों के दोषों को दूर करने के लिए सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही सांख्यिकी, संगठन संबंधी तथा क्रियाकलाप संबंधी अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए थे, जिनमें विशेष रूप से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे हम CSO कहते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, फिर दूसरा है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, स्थायी जनगणना संगठन आदि की स्थापना की गई। कंप्यूटर केंद्र व राष्ट्रीय संज्ञान केंद्र यानी NIC की स्थापना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी सलाहकार मंडल का गठन, समंक संकलन अधिनियम की व्यवस्था करना तथा जनसंख्या, राष्ट्रीय आय, उद्योग, कृषि आदि के आंकड़ों को एकत्रित करने की रीतियों में और उनके क्षेत्र में व्यापक सुधार किए गए हैं। इन सुधारों के अतिरिक्त देश के विश्वविद्यालयों
तथा प्रमुख अनुसंधान संस्थाओं जैसे भारतीय सांख्यिकी संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जिसे हम ICAR कहते हैं, राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद आदि भी सांख्यिकीय सर्वेक्षणों द्वारा आवश्यक समंक उपलब्ध करवाने तथा सांख्यिकी को प्रशिक्षित कराने में पूर्ण सहयोग प्राप्त कर रही है। इस प्रकार से सरकार तथा राष्ट्रीय योजना आयोग नियोजन में सांख्यिकी के महत्व और उपयोगिता के प्रति जागरूक है और आर्थिक नियोजन बिना सांख्यिकी विधियों के माध्यम से हम पता नहीं लगा सकते हैं। तीसरा इसका महत्व है व्यवसाय तथा वाणिज्य में। व्यापार, उद्योग तथा वाणिज्य के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में आंकड़े, डाटा या समंकों की आवश्यकता होती है। व्यापारी को समंकों के आधार पर ही वस्तु की मांग का अनुमान लगाना पड़ता है और क्रय विक्रय व विज्ञापन नीतियों को निर्धारित करना पड़ता है। मांग का पूर्व अनुमान लगाते समय उसे ऋतुकालीन परिवर्तनों, व्यापार चक्रों, ग्राहकों की अभिरुचि, रीति रिवाज, जीवन स्तर तथा मुद्रा की क्रय शक्ति आदि के उपयुक्त आंकड़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। अगर वो इनको ध्यान में नहीं रखता है तो अनुमान गलत हो सकता है। यदि व्यापारी संबंधित आंकड़ों को आधार मानकर अनुमान नहीं लगाता है तो वह यथार्थ नहीं होगा और व्यापारी का बहुत सा माल बिना बिके हुए रह सकता है, जिससे उसे हानि होगी या मांग से कम माल उपलब्ध होने के कारण उसे जितना लाभ होना चाहिए उस लाभ से वो वंचित हो जाएगा। इसलिए व्यापारी के लिए समंकों पर आधारित अनुमान लगाना नितांत ही आवश्यक होता है। अनुमान जितने सत्य के निकट होंगे व्यापारी को उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त होगी। व्यापारी की भांति उद्योगपति को भी भूतकाल और वर्तमान के आंकड़ों के आधार पर मांग का अनुमान लगाना पड़ता है तथा यह निर्णय करना पड़ता है कि आगामी अवधि में किस प्रकार की वस्तु का कितनी मात्रा में उत्पादन करना हो। मांग के अनुमान के अतिरिक्त कच्चे माल का क्रय, निर्मित माल का विक्रय, विज्ञापन, यातायात, श्रम, वित्तीय साधन तथा मूल्य निर्धारण संबंधी जो नीतियां हैं वो उपयुक्त समंकों के विश्लेषण के आधार पर ही निर्धारित की जा सकती है। नए उद्योग के प्रवर्तन की विभिन्न समस्याएं सुलझाने में भी आंकड़े सहायक सिद्ध होते हैं। फिर हमारा स्टॉक एक्सचेंज तथा उपज विपणी यानी प्रोड्यूसर एक्सचेंज जो है उसके सदस्य हैं जो सट्टा करने वाले और जो दलाल हैं जो शेयर मार्केट में शेयर्स का आदान प्रदान करते हैं, बेचना और खरीदना करते हैं। वस्तुओं के पिछले मूल्य समंकों तथा मांग पूर्ति की वर्तमान स्थिति के आधार पर ही भावी मूल्यों का वो पूर्व अनुमान लगा लेते हैं। यदि मूल्यों के आंकड़े उपलब्ध न हो तो व्यवसाय एवं वाणिज्य के सभी पहलुओं में शिथिलता आ जाएगी। व्यावसायिक प्रबंधन व प्रशासन में समंक अत्यंत उपयोगी होते हैं। आजकल व्यवसाय में लगभग प्रत्येक निर्णय समंकों और सांख्यिकी विधियों की सहायता से ही किया जाता है। प्रत्येक व्यवसाय प्रबंधक को बाजार अनुसंधान, श्रमिकों की नियुक्ति व उनका प्रशिक्षण, विनियोग नीति, किस्म यानी क्वालिटी नियंत्रण तथा अनेक दिशाओं में उचित निर्णय लेने पड़ते हैं। तो सांख्यिकी विधियां इस संबंध में उसके लिए सहायक सिद्ध होती है। एक तो प्रबंधक के सामने उचित संख्यात्मक सामग्री प्रस्तुत करके और दूसरा वह गलत निर्णय से संलग्न जोखिम की प्रायिकता का मूल्यांकन करके, तो अनिश्चितता को दूर करके वो बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है। समंकों के संकलन, विश्लेषण तथा निर्वचन संबंधी सांख्यिकी विधियों की सहायता से ही ऐसा संभव हो पाता है। नेक्स्ट है फिर सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में महत्व। अर्थशास्त्री आर्थिक समूह जैसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद हम GDP लेते हैं, उपभोग लेते हैं, बचत लेते हैं, विनियोग व्यय लेते हैं और मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को मापने के लिए हमें समंकों की आवश्यकता होती है और वे आर्थिक सिद्धांतों का सत्यापन करने तथा परिकल्पनाओं यानी हाइपोथेसिस की जांच करने के लिए भी सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसी ऐसी समस्या की कल्पना करना लगभग असंभव है जिसमें समंकों का विस्तृत प्रयोग न किया जाता हो। अर्थशास्त्र की सभी शाखाओं से संबंधित विभिन्न नियमों व सिद्धांतों का समंकों की सहायता से ही विश्लेषण और पुष्टिकरण किया जा सकता है। उपभोग के समंकों से हम व्यक्ति के जीवन स्तर, विभिन्न मदों पर उनके व्यय, मांग की लोच आदि की समुचित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उत्पादन के समंकों से हम राष्ट्र की संपत्ति की मात्रा, उसमें होने वाले परिवर्तन तथा उनके कारणों का पता लगा सकते हैं। विनिमय यानी जो इन्वेस्टमेंट या एक्सचेंज के जो डाटा होते हैं उससे हम एक देश की व्यापारिक उन्नति, उसका आयात निर्यात, भुगतान संतुलन, प्रचलित मुद्रा की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के संबंध में उपयोगी सूचना प्रदान की जा सकती है। वितरण के समंकों की सहायता से हम राष्ट्रीय लाभ में उत्पादन के विभिन्न साधनों का भाग,
विभिन्न वर्गों की आर्थिक स्थिति आदि का ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से माइक्रो तथा मैक्रो दोनों ही अर्थशास्त्र के सभी विभागों में सांख्यिकी विश्लेषण का बहुत ही अधिक महत्व होता है। फिर इसके साथ ही सांख्यिकी का एक महत्व यह है कि सांख्यिकी की जो उपयोगिता है वो सार्वभौमिक होती है, यूनिवर्सल यूटिलिटी होती है। ज्ञान विज्ञान की प्रत्येक शाखा में सांख्यिकी विधियों का उपयोग निरंतर ही बढ़ता जा रहा है, चाहे वो समाजशास्त्र हो, शिक्षा हो, मनोविज्ञान हो, भौतिक यानी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, नक्षत्र विज्ञान हो, अंतरिक्ष विज्ञान हो, चिकित्सा शास्त्र हो, इन सभी में सांख्यिकीय विवेचन की नितांत आवश्यकता होती है। प्रत्येक क्षेत्र में सांख्यिकी अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण साधन है। यहाँ तक कि आजकल साहित्य के क्षेत्र में भी लेखकों की शैली का अध्ययन, विभिन्न शब्दों की आवृत्ति, उनके वाक्यों की लंबाई आदि के सांख्यिकीय माप के आधार पर ही किया जाता है। तो इस प्रकार से आधुनिक युग में सांख्यिकी का ज्ञान अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। सारांश के रूप में हम ये कह सकते हैं कि सांख्यिकी का प्रयोग इतना ज़्यादा विस्तृत हो गया है कि आज वह मानव क्रियाओं के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करती है। सरकारें अपनी नीतियां निर्धारित करने में और अपने निर्णयों के समर्थन में समंकों को आधार के रूप में प्रयुक्त करती है। सामूहिक सौदेबाजी में प्रबंधक और श्रमिक दोनों ही समंकों का उपयोग करते हैं। प्रतियोगी मंडल अपनी अपनी वस्तुओं की किस्म की उत्कृष्टता को सिद्ध करने के लिए समंकों का प्रयोग करते हैं। और हम रोजाना देखते हैं कि दैनिक समाचार पत्रों, रेडियो और दूरदर्शन द्वारा संख्यात्मक तथ्यों और सांख्यिकीय विश्लेषण व निर्वचन की बौछार की जाती है। यानी प्रत्येक प्रकार के जो वाद विवाद या किसी भी प्रकार के जो प्रोग्राम टीवी पर आते हैं या न्यूज़ चैनल पर आते हैं, उनमें हम देखते हैं कि सभी, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, चाहे विशेषज्ञ हो, चाहे हम कोरोना से संबंधित बात करें, सभी में आंकड़ों का उपयोग अत्यंत ही आवश्यक हो गया है और सभी उन आंकड़ों का उपयोग करते हैं। इतना कुछ होते हुए भी, है ना, एक महत्वपूर्ण विज्ञान होते हुए भी सांख्यिकी की अपनी कुछ सीमाएं हैं, क्योंकि संकलित समंकों का विश्लेषण व निर्वचन करते समय उन सीमाओं को भी हमें ध्यान में रखना आवश्यक है, अन्यथा हमारे निष्कर्ष जो हैं वो गलत हो सकते हैं। तो इसकी जो सीमाएं हैं उसमें सबसे पहली सीमा है कि सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन करती है, ये गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं करती है। इसमें केवल उन समस्याओं का सांख्यिकी के अंतर्गत अध्ययन हम कर सकते हैं जिनको संख्याओं के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, जैसे आयु है, ऊंचाई है, उत्पादन है, मूल्य है, मजदूरी है आदि के रूप में। गुणात्मक स्वरूप में प्रकट किए जाने वाले तथ्य जैसे स्वास्थ्य है, बौद्धिक स्तर है, गरीबी है आदि का प्रत्यक्ष रूप से सांख्यिकीय विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। तो इन समस्याओं के अध्ययन में सांख्यिकी विधि को केवल सहायक विधि के रूप में ही प्रयोग किया जा सकता है। जैसे विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर का अनुमान परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर लगाया जा सकता है, या दो नगरों की स्वास्थ्य संबंधी स्थिति की तुलना उनकी औसत मृत्यु दर ज्ञात करके की जा सकती है, परंतु यह इन समस्याओं का केवल अप्रत्यक्ष विवेचन ही होगा, पूर्ण विवेचन नहीं होगा। दूसरा है फिर कि सांख्यिकी जो है वो समूहों का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों को वो महत्व नहीं देती है। सांख्यिकी किसी देश की औसत प्रति व्यक्ति आय, उस देश के निवासियों की आय के समंकों के जोड़ को उनकी संख्या से भाग देने पर ज्ञात की जाती है, परंतु औसत आय केवल सामूहिक विशेषताओं पर ही प्रकाश डालती है। इससे अलग अलग व्यक्तियों जैसे निर्धन या भिखारी और करोड़पति आदि की व्यक्तिगत आय का आभास हमें प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार से औसत वस्त्र उपभोग की मात्रा से किसी निर्धन व्यक्ति द्वारा अनुभव की जाने वाली वस्त्र की कमी का हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो जो सांख्यिकी निष्कर्ष होते हैं वो व्यक्तिगत इकाइयों पर लागू न होकर के इकाइयों के समूह पर औसत रूप से लागू होते हैं। तीसरी इसकी सीमा है कि जो सांख्यिकी रीतियां हैं वो किसी समस्या के अध्ययन की एकमात्र रीति या विधि नहीं हो सकती है। सांख्यिकी विवेचन जो है वो प्राप्त परिणामों को अंतिम रूप से सत्य, हमें तभी सत्य मानना चाहिए जब वे अन्य रीतियों जैसे कि प्रयोग है, अंतरावलोकन है, निगमन है आदि की सहायता से तथा अन्य प्रमाणों द्वारा पुष्ट हो जाए। इतना होते हुए भी किसी समस्या के अध्ययन और समाधान में सांख्यिकी विधि अत्यंत ही उपयोगी होती है, क्योंकि किसी समस्या के समाधान के लिए सांख्यिकी माप उतना ही आवश्यक है जितना एक भवन निर्माण के लिए यथार्थ माप आवश्यक होता है। नेक्स्ट है फिर सांख्यिकी के जो निष्कर्ष होते हैं वो भ्रमात्मक हो सकते हैं यदि उनका विश्लेषण बिना संदर्भ के किया जाए।
है ना। यानी सांख्यिकी निष्कर्षों को भलीभांति समझने के लिए उनके संदर्भ का भी हमें अध्ययन करना होगा, अन्यथा वे असत्य सिद्ध हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर 3 व्यापारिक संगठनों के गत कुछ वर्षों के लाभों की औसत समान होने पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि तीनों में एक सी प्रवृत्ति पाई जाती है, जबकि उनके संदर्भ में पूरे समंकों अर्थात अलग अलग वर्ष के लाभ के आंकड़ों के आधार पर यह हम उचित निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक संस्था उन्नति की ओर अग्रसर है तो दूसरी संस्था अवनति या गिरती जा रही है, तथा तीसरी में लाभ सभी वर्षों में लगभग समान रहा है। यह हमें तभी पता चलेगा जब हम पूरे सारे आंकड़ों का गहन विश्लेषण करेंगे। फिर एक जो सांख्यिकी नियम है वो केवल औसत रूप से और दीर्घकाल में ही सत्य होते हैं, क्योंकि जो सांख्यिकी के नियम है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री या जो खगोल शास्त्र है के नियमों की भांति पूर्ण रूप से सत्य नहीं होते हैं। वे हमेशा तथा सभी परिस्थितियों में लागू नहीं हो सकते। वे केवल दीर्घकाल में औसत रूप से तथा समूहों पर ही लागू होते हैं। जैसे भौतिक शास्त्र में गुरुत्वाकर्षण का नियम हमें ये बताता है कि प्रत्येक वस्तु जो ऊपर गिराई जाती है सदैव पृथ्वी की ओर ही आती है। यह नियम सदा के लिए प्रत्येक संबंधित परिस्थिति में ही सत्य होगा। इसी प्रकार से केमिस्ट्री हमें ये बताती है कि सोडियम के टुकड़े को पानी में डालने से उसमें आग लग जाती है। यह नियम सोडियम के प्रत्येक टुकड़े पर लागू होता है। और चिकित्सा शास्त्र में किसी मनुष्य को मादा एनोफिलीज मच्छर काटे बिना मलेरिया नहीं हो सकता। ये नियम पूर्ण रूप से यथार्थ नियम है, परंतु सांख्यिकी में प्रायिकता का सिद्धांत इतना दृढ़ यानी प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत इतना दृढ़, पूर्ण और सत्य नहीं होता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि हम एक सिक्का उछालते हैं तो वह आधी बार चित आएगा या आधी बार पट आएगा। चित और पट में से कौन सा हिस्सा आएगा, उसके गिरने की जो संभावना है या चित या पट आने की संभावना है वो आधी ही होती है। परंतु ये तभी सच है जब सिक्का अधिक बार उछाला जाए। अगर 10 बार उछालने पर हो सकता है कि 7 बार चित आए और 3 बार पट आए, परंतु 10,000 बार हम उछालें तो चित और पट आने की संख्या लगभग आधी या 5,000 हो सकती है। तो इस प्रकार से जो है सिक्के को उछालने की संख्या के बढ़ने के साथ साथ जो संभावना है वो 1/2 या आधी के निकट आ जाती है। तो जो सांख्यिकी नियम है वो दीर्घकाल में और अधिक संख्याओं पर औसत रूप से ही सत्य होते हैं। फिर नेक्स्ट है कि समंकों में एक रूपता तथा सजातीयता होनी चाहिए। यानी जो समंक हम काम में ले रहे हैं उन समंकों की आपस में तुलना करने के लिए आवश्यक है कि वे एक रूप और सजातीय हो। भिन्न भिन्न प्रकार के समंकों तथा विभिन्न तथ्यों से संबंधित समंकों की तुलना हम नहीं कर सकते। फिर सांख्यिकी का जो उचित प्रयोग है वो केवल विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। केवल उन व्यक्तियों द्वारा ही समंकों का उचित रूप से संकलन, विश्लेषण और विश्लेषण किया जा सकता है जो सांख्यिकी रीतियों का विशेष ज्ञान रखते हैं। अयोग्य और अनभिज्ञ व्यक्ति जो सांख्यिकी के बारे में नहीं जानते हैं उनके लिए प्राप्त समंकों से ना तो कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं या वो गलत या भ्रमपूर्ण निष्कर्ष निकालेंगे। तो इस प्रकार जिस प्रकार एक अयोग्य चिकित्सक के हाथ में दवा जहर का काम कर सकती है, उसी प्रकार से एक अयोग्य समंकों का दुरुपयोग करके गलत परिणाम निकाल सकता है। समंक केवल एक आवश्यक किंतु अपूर्ण औजार प्रदान करते हैं जो उन लोगों के हाथों में खतरनाक है जो उनकी प्रयोग विधि और कमियों से परिचित नहीं है। तो इस प्रकार से सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग करते समय सांख्यिकी शास्त्र की परिसीमाओं को ध्यान में रखना नितांत ही आवश्यक होता है। इन सीमाओं की अगर हम उपेक्षा कर दें तो समंकों से भ्रात्मक निष्कर्ष निकल सकते हैं, जिसके कारण सांख्यिकी को संदेह की दृष्टि से देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से आज हमने सांख्यिकी के महत्व एवं उसकी सीमाओं का अध्ययन किया है।